जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ जो आपका हिंदी शिक्षण शास्त्र है, हिंदी पेडागॉजी है, उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो है भाषा कौशल से संबंधित। इसके अंतर्गत हम नॉम चॉम्स्की को भी कवर करने वाले हैं और समझेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने सीटेट या यूपीटेट का पेपर अगर आपने उठा करके देखा है तो वहाँ पर ये टॉपिक एज इट इज़ पूछे भी जाते हैं, और इसके साथ ही इसका क्रम कैसा होता है, एकीकृत या फिर किस प्रकार से हमको याद करना है, उस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिना देर किए वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि वीडियो में किसी भी प्रकार की वीडियो देखने में हम भूल जाते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए कंटेंट जो है, तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाएं। और इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक साझा ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाषा कौशल ये आपका हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों के लैंग्वेज पेडागॉजी में, दोनों में ये क्या है, आपका कॉमन टॉपिक है। इंग्लिश पेडागॉजी में हमने इस कंटेंट को कवर किया हुआ है। इसके साथ ही जो इंग्लिश पेडागॉजी का है, या फिर आप जब सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपके जो पांचों सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सीडीपी है तो यहाँ पर मास्टर क्लास आपको सीडीपी की देखने को मिलती है, ईवीएस है, सीटेट है, आपका मैथ्स के लिए है, सारे सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो है मैं एक प्लेलिस्ट को यहाँ आई बटन पर जो है डाल दूंगी, और इसके साथ ही बाकी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। उसके साथ ही ये आपको बहुत हेल्प करेगी, आप एक बार गो थ्रू होकर के ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। तो देखिए, भाषा कौशल का मतलब होता है लैंग्वेज स्किल्स, मतलब किसी भी भाषा को सीखने से पहले कुछ कौशलों को जानना ज़रूरी होता है। अगर हम हिंदी और इंग्लिश में बात करें, अंग्रेजी भाषा में, तो यहाँ पर मुख्यतः हमारे पास 4 भाषा कौशल की बात की जाती है। कितने भाषा कौशल हैं? 4, और इनका अपना एक मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। लेकिन जब हम इनको सीखते हैं तो अलग अलग नहीं सीखते हैं। अभी जो आप चारों देख रहे हैं, यही चारों वो जो है आपके लैंग्वेज स्किल्स हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और इसी से हम इसका न्यूमेरिक बनाएंगे। पहला सु, बो, प, ली। 3 से 4 बार आप कहेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। क्या क्या है? सु, बो, प, ली। ये चारों जो कौशल हैं आपके भाषा के, इनका अपना ये एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। मतलब माना जाता है कि पहले बच्चा जो है वो सुनना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसको बोलना, फिर पढ़ना, और सबसे आखिरी में जाकर उसे लिखना आता है। ये चारों के चारों कौशल एकीकृत रूप में सीखे जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? ऐसा नहीं है कि पहले आप एक अलग क्लास चलाकर बच्चे को सिर्फ सुनना सिखाते हैं। बच्चा सुनता है, सुनते सुनते ही बोलने लगता है, और धीरे धीरे उसमें स्क्रिबलिंग भी करता है। मतलब पढ़ना, मतलब पढ़ रहा है, उसमें वो चीज़ों को लिखा हुआ तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन दूसरे के जो है बोलने पर अगर आप उसको बताते हैं कि बेटा ये ए लिखा है, तो धीरे धीरे वो बोलना भी सीखता है और धीरे लिखना भी जो है वो शुरू करता है। तो ये एकीकृत होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम पढ़ते हैं। दोनों लैंग्वेजेस को मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आपका दोनों का यहाँ से प्रिपरेशन होगा। ये आपको जब आप इंग्लिश वाले में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको समझ में आएगा। तो इंग्लिश में LSRW होता है सबसे पहली चीज़। ये एकदम आंख बंद करके आपको अच्छे से याद होने चाहिए। LSRW, या फिर सु, बो, प और ली। ठीक है, सुबोपली। ठीक है, तो LSRW या सुबोपली दोनों में आप कंफर्टेबल होने चाहिए बिल्कुल। अब इसमें से जब हमने इंग्लिश में भी करा था तो हमें पता है कि कुछ हमारे रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं, ग्राम्यात्मक कौशल। रिसेप्टिव मतलब जिनको आप रिसीव करने का काम करते हैं, अपना कोई इनपुट नहीं लगा रहे हैं, बस सामने से जो आ रहा है सब कुछ लेते जा रहे हैं। तो जो पहला और तीसरा आपका सुनना और पढ़ना, अब रटने से बेटर ये है कि आप इसको समझ लीजिए कि सुनना है। अगर आप सुन रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरी कोई फ्रेंड मुझसे कोई बात कह रही है, तो उसमें अगर वो सुना रही है अपनी कोई प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं कि मैं उसको बीच में उसको इंटरप्ट कर दूं, या फिर जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं है, चूँकि ये वन वे आप जो है पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं बीच में कोई शब्द बोलूँगी तो आप बीच में टोक करके अपनी बात कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अभी आप सिर्फ रिसीव करने का काम करें जब आप किसी की बातों को सुन रहे हैं। पढ़ना, अगर आपको यहाँ पर पढ़ना है तो जो चीज़ यहाँ लिखी है आप उसे ही पढ़ेंगे, खुद से किसी नई चीज़ को मिला करके आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें ग्राम्यात्मक कौशल या इंग्लिश में कहें रिसेप्टिव स्किल्स के रूप में जानी जाती हैं, जहाँ हम किसी भी चीज़ को रिसीव करने का काम, ग्रहित करने का काम करते हैं।
दूसरा है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पादकता या सक्रिय, इसको हम पैसिव भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। बोलना, अगर आपको किसी टॉपिक पर बोलना है तो आपको अपना दिमाग चलाना होगा, आपको सोच समझकर बोलना होगा। कोई चीज़ लिखने को दे दिया जाए तो जब तक आपका दिमाग फंक्शन नहीं करेगा, खुद से अपने थॉट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा, तब तक आप नहीं कर सकते। इसी कारण से इसको हम अभिव्यक्तात्मक कौशल, उत्पादकता या फिर सक्रिय कौशल कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसको एक्सप्रेसिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स या एक्टिव स्किल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत आपको पैसिव कमांड देखने को मिलता है और इसके अंतर्गत हमको एक्टिव कमांड्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सुनने की, तो सुनना क्या है, अगर आप छोटे क्लासेस में देखेंगे तो बच्चे को अगर हमें किसी चीज़ को बताना तो हम लाउड रीडिंग करके ही पढ़ाते हैं, जिससे सबसे पहला चीज़ जो फ़ायदा होता है लाउड रीडिंग का वो प्रोनंसिएशन पे होता है कि जो बच्चा है वो किस शब्द को किस प्रकार से उसका उच्चारण कर रहा है, उसमें उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। जो बोलना है उसमें जैसे कि बोलने के लिए उसको कविता, पठन, संवाद, मौखिक प्रश्न, इस प्रकार से जो है उसको बोलने का मौका दिया जाता है। इसी प्रकार पढ़ना या वाचन, पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रश्न भी आता है। पढ़ने में आपका मौन पठन, स्वसर पठन, दोनों पठन आता है। मतलब जैसे आप मन में रीडिंग कर रहे हैं वो चीज़ है, या फिर साथ साथ पढ़ रहे हैं, जैसे कि छोटे कक्षाओं में होता है ना कि पढ़ रहे हैं साथ साथ। अब इस मौन पठन से और स्वसर पठन से क्या फ़ायदा होता है, तो हमने इंग्लिश पेडागोजी की क्लास में भी इसको कवर किया है। मौन पठन जब भी आएगा, देखिए यहाँ है, ये साइलेंट रीडिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। इससे कंसंट्रेशन काफ़ी बेहतर होता है क्योंकि आप मन में पढ़ रहे हैं, आप वर्ड्स के गो थ्रू होकर के जा रहे हैं और इसके साथ ही आप कम टाइम में अधिक से अधिक कंटेंट को पढ़ पाएंगे और इससे पढ़ने की आपकी स्पीड भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। किसके थ्रू? मौन पठन के थ्रू। लिखना, लिखने के लिए श्रुत लेख, जिसको हम इमला इंग्लिश में बात करें तो डिक्टेशन कहते हैं। वर्तनी की अशुद्धि को दूर करने में इससे सहायता मिलती है। मतलब अगर बच्चे के स्पेलिंग मिस्टेक्स को हमें रोकना है तो हमें डिक्टेशन उसके लिए बेस्ट माना जाता है। इसी कारण छोटी कक्षाओं में आप देखेंगे डिक्टेशन टेस्ट भी लगातार होते रहते हैं। स्वसर पठन क्या है आपका? लाउड रीडिंग। स्वसर पठन जो लाउड रीडिंग है साथ साथ पढ़ने, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है जो प्रोनंसिएशन पर ध्यान दे, आपके उच्चारण संबंधी जो चीज़ें होती हैं, जो गलतियां हैं, उनको दूर करने में वो सहायता करते हैं। अब लेखन के प्रकार, लिखावट जो होती है वो कितने प्रकार की है, तो लेख देखिए आपके सुलेख, सु का मतलब है सुंदर लेख, सुलेख इज इक्वल टू सुंदर लेख। एक है श्रुत लेख, श्रुत का मतलब होता है आपके कान, सुन कर लिखना। श्रुत का मतलब जो है ईयर, श्रुत मतलब होता है श्रोता, जिसे हम कहते हैं श्रोतागण, सुनने वाले, तो यही सुनने से है। तो जो चीज़ आप सुन करके लिख रहे हैं, तो जो डिक्टेशन है वो चीज़। एक है अनुलेख, अनु का मतलब है कि रिपीट कर रहे हैं, उसके ऊपर जैसे कोई चीज़ बनी हुई है, जैसे देखिए ये डॉट 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 करके इन्होंने ऐसे बना दिया। आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ें आपको जो कर्सिव राइटिंग की किताबें आती हैं उसमें देखने को मिलता है, फिर बच्चे उसके ऊपर ऐसे ऐसे बनाते हैं। कर्सिव में आपने काफ़ी चीज़ें इसको देखा होगा कि वो लोग पूरे स्ट्रक्चर में पूरा बना देते हैं, उसके बाद बच्चे उसके ऊपर पूरा के पूरा कर्सिव राइटिंग में लिखना सीखते हैं। ये आपका अनुलेख है, ये लिखने के प्रकार में है। लेखन के प्रकार में सुलेख इज इक्वल टू सुंदर लेख, श्रुत लेख का मतलब सुनकर के, मतलब डिक्टेशन, अनुलेख मतलब उसके ऊपर लिखना। ठीक। भाषाई विकार, भाषाई विकार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए मिनिमम पूछता ही पूछता है। इसमें से अफेजिया, अफेजिया क्या है कि ये लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने में बच्चे को समस्या आती है कि जैसे उसके सामने कोई चीज़ को समझाया जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता है कि भाई बात क्या कही जा रही है, क्या समस्या क्या है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, पढ़ने में समस्या, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम यहीं पे आप याद कर लीजिए। डिसलेक्सिया, देखिए जितना भी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है उसको कोशिश यही करिए कि इस वीडियो के अंत होते होते उस चीज़ को समझ लें आप और कर लें। ठीक, क्योंकि फिर बाद में इतना टाइम आपको नहीं मिलता है कि नहीं आप एक एक चीज़ के थ्रू गो थ्रू हो पाएँ। तो समझ कंटेंट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बनाइए और ख़ुद इसको मैं इस प्रकार से बता रही हूँ कि आपको याद भी हो जाए 1 से 2 बार सुनने में। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार इज इक्वल टू डिसलेक्सिया। ठीक, डिसलेक्सिया में वो 6 को 9 जैसे मतलब उल्टी चीज़ों को पढ़ा है, 6 को 9 लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है, ये क्या है? डिसलेक्सिया। ठीक है, पठन संबंधी विकार, पढ़ने में वो गलत पढ़ रहा है। ठीक है। डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब राइटिंग से है, तो ग्राफिया का मतलब कि लिखने में उसको समस्या आती है। डिसग्राफिया,
अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया बोलने में जब बच्चे को समझ में समस्या होती है तो वो अप्रेक्सिया होता है, ठीक है। इसी के साथ एक डिसकैलकुलिया भी है। कैलकुलिया वहाँ से समझिएगा कैलकुलेशंस, मतलब गणितीय प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जिसको समस्या आता है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पठन वैफल्य का मतलब होता है कि पढ़ने में विफलता। क्या मतलब है? पढ़ने में विफलता। तो इनके प्राथमिक फर्स्ट प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं? धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, कि बच्चा जो है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, किंतु बच्चा उसको इस धारा में नहीं पढ़ पा रहा है, वो रुक रुक के तोड़ तोड़ के पढ़ रहा है और कभी कभी ये स्पीड काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये पठन वैफल्य जो पढ़ने में विफलता होती है उसके प्राथमिक लक्षण के रूप में दिखाई पड़ता है। शिक्षण त्रिआयामी है। देखिए यहाँ पर जो टीचिंग आपका होता है ना, टीचिंग को कई लोगों ने कहा है, पहले जो एक इसका नैरोअर मीनिंग था उसमें कहा गया कि टीचिंग जो है एक जो है आपका बाईपोलर प्रोसेस है, द्विमुखी प्रक्रिया है या फिर बाईपोलर प्रोसेस है। तो बाईपोलर में ना कहा गया कि भाई एक तरफ टीचर है और एक तरफ है स्टूडेंट, एक तरफ टीचर है एक तरफ स्टूडेंट। बाईपोलर के समर्थन में हम देखते हैं जॉन एडम्स को। किसको देखते हैं? जॉन एडम्स को। याद रखिएगा, ये आपका एक्स्ट्रा में मिल रहा है बट काम आता है, काफ़ी जगह आपसे पूछा जाता है। तो द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षण को एक द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा शिक्षा को? तो ये जॉन एडम्स ने कहा है। इनके अनुसार एक तरफ शिक्षक होता है, एक तरफ शिक्षार्थी होता है। ये एक संकुचित अर्थ को दर्शाता है। इसके बाद आते हैं जॉन डीवी। कौन आता है? जॉन डीवी। जॉन डीवी का कहना है कि भाई जो शिक्षण है वो एक द्विमुखी नहीं बल्कि एक त्रिमुखी प्रक्रिया, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें एक तरफ तो टीचर होता है, एक तरफ स्टूडेंट होता है, बट एक तरफ एक करिकुलम होता है जिसको शिक्षक और जो आपका बच्चा है, आखिर शिक्षक और बच्चे के बीच में क्या संबंध है? उनके बीच में यही संबंध है कि शिक्षक को उस करिकुलम को बच्चे को पढ़ाना है, तो वो करिकुलम के अकॉर्डिंग बच्चे के साथ ट्रीट करता है। उस करिकुलम भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, कंटेंट भी हो सकता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन जॉन डीवी का है। और कौन कौन है उसमें? टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम और सोसाइटी और कंटेंट और इन्वायरमेंट, ठीक है। द्विमुखी बोलेगा तो जॉन एडम्स। अब आपका आता है शिक्षण सूत्र, मैगजिम या फॉर्मूला। जब आप कभी भी टीचिंग करते हैं तो कैसे बच्चे को पढ़ाना है, इसका मतलब वही होता है कि क्या सूत्र होना चाहिए। जैसे होता है ना किसी चीज़ का फॉर्मूला, कि भाई कैसे आपने बनाया, इसका फॉर्मूला क्या है, उसका सूत्र क्या है। तो जब हम टीचिंग कराते हैं, टीचिंग बताते हैं, तो पहले हम हमेशा कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक हमें कंटेंट को समझाना है, तो आपने देखा होगा अक्सर मैं भी इस चीज़ का यूज़ करती हूँ कि उस चीज़ को रिलेट करके बताती हूँ जिस चीज़ को आपने कभी देखा हो, कभी सुना हो। मतलब आपकी प्रीवियस नॉलेज में पहले से जो आपके दिमाग में ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रयोग करके किसी नई चीज़ के साथ जोड़ करके बताना। ऐसा आप सब ने भी किया, क्योंकि आप सब भी अगर आने वाले टाइम में टीचर हैं तो आपको पता है कि बच्चा अगर किसी नए टॉपिक को जिसको वो नहीं जानता तो उसको रिलेट करके बताएगा। जैसे अगर हमारे किसी ग्रुप में कोई नया फ्रेंड आता है तो उसको बताता है कि ये उसका फ्रेंड है, ठीक, तो हम उसके साथ इजीली रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा ये उसका दोस्त है या उसकी फ्रेंड है, ठीक है। तो टीचिंग भी ऐसे ही होता है कि जो हमारे पास पहले से उपलब्ध साधन है या संसाधन है उसका प्रयोग करके नई चीज़ों को बताया जाए। तो कैसे होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। शिक्षण सूत्र क्या है आपका? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। पहले इजी बताया जाएगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बताया जाएगा, फिर पहले मूर्त, जो चीज़ उनको दिख रही है सामने जिसको वो टच कर सकते हैं, फिर अमूर्त की ओर ले जाया जाएगा, ठीक। अब टीएलएम की बात करते हैं। तो टीएलएम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी इसकी आवश्यकता क्यों है? शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, स्वाभाविक मतलब नेचुरल प्रक्रिया बनाने के लिए, और बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़े, भागीदारी बढ़े, इनकी सक्रियता बनी रहे। ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि आपको इसमें कुछ रटना है। पहली चीज़, रटने के माइंडसेट से अगर आप पढ़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं। आप सोचिए, आपने भी अगर माइक्रो टीचिंग करी हुई है, क्योंकि अब बीएड के जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं, जो फर्स्ट में जिन्होंने एनरोलमेंट भी करा है, वो भी सीटेट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो अगर आप पहले क्या था कि भाई 1 साल कंप्लीट होने के बाद सेकेंड ईयर में था, तो जो बच्चे, कई बच्चे थे जो माइक्रो टीचिंग करके आ जाते हैं, माइक्रो टीचिंग या जो स्कूल में टीचिंग कराई जाती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप विदाउट टीएलएम जाते हैं तो शायद चीज़ों को या टॉपिक को, कंटेंट को अपने उस ढंग से
पेश करना, बच्चों के सामने प्रेजेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और बच्चों के लिए समझ पाना भी, समझते तो हैं किंतु उसमें रुचि उतनी नहीं होती है। वहीं अगर आप कोई TLM लेकर जाते हैं कोई नई चीज़, तो बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं, ठीक है, उसमें से जो है बच्चे क्यूरियोसिटी, उनके अंदर इतना कौतूहल होता है कि वो उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश भी करते हैं, कई बच्चे इसमें करते हैं। तो पार्टिसिपेशन क्लास में बच्चों का बढ़ता है TLM से, ये नेचुरल है, ये आप देखेंगे भी। तो टीचिंग को एक इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसमें अधिक से अधिक मैक्सिमम पार्टिसिपेशन को एनरोल करने के लिए, बच्चों को एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिव बनाए रखने के लिए TLM की आवश्यकता होती है। अब कैसे कैसे बच्चे किस किस माध्यम से अधिक सीख सकते हैं, तो ये एक आपका है। इसमें से देखिए विजुअल में 65% लोग, यही रीज़न है कि जब हम कोई फिल्म को देखते हैं ना तो हमको याद रहती है, क्योंकि उसमें विजुअल भी और ऑडिटरी दोनों शामिल होता है, ठीक। अगर आप सिर्फ किसी चीज़ का चित्र दिखा रहे हैं तो 65% तक उससे बच्चे सीख पाते हैं। ऑडिटरी में 30% और किनेस्थेटिक में आपके 5% बच्चे ही सीख पाते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, विजुअल में 65% बच्चे जो है आसानी से जल्दी समझ जाएंगे। ऑडिटरी अगर सिर्फ सुनने वाला रहेगा तो 30%, और किनेस्थेटिक रहेगा कि मतलब बच्चों को वो पर्टिकुलर चीज़ आपने दे दी, वो करेंगे और खुद से करके देखेंगे, खुद से करके ही देखेंगे तभी वो सीख पाएंगे। इस प्रकार के 5% तक बच्चे होते हैं। श्यामपट्ट का मतलब होता है जो आपका ब्लैक बोर्ड है, वो भी आपके एक TLM के रूप में यूज़ होता है, क्योंकि भाई ब्लैक बोर्ड आप माने तो एक बहुत ही इसेंशियल और बेसिक आपका जो है TLM के रूप में वर्क करता है, जिससे कि हम सब ने बचपन में, और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा और सबसे यूज़फुल यही एक ऐसा होता है जिससे हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, डाउट सब कुछ सॉल्व होते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक, जी हाँ, जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं वो भी आपके लिए एक रिसोर्स का काम करती है, आपके लिए TLM का वर्क करती है। इसके अलावा चार्ट हो गया, मैप्स हो गए, स्लाइड्स हो गए। श्रव्य सामग्री, जो सुनने वाली सामग्री होती है, रेडियो, ग्रामोफोन, ऑडियो बुक्स, ये कुछ नाम है जिनको कि आप याद कर लीजिए। श्रव्य दृश्य, जिसमें कि आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ICT हो गया, जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया। क्रिया सहायक सामग्री, ये एक नई चीज़ है और बहुत प्यारी चीज़ है, इसको भी समझिएगा कि ये वो एक्टिविटीज़ कराने की बात करते हैं जो एक्टिविटी सेंटर्ड होती हैं ना, कि जो बच्चे को एक्टिव रखने में मदद करती हैं। अब इसमें आप डिस्कशन करा सकते हैं, डिबेट, फील्ड ट्रिप्स, ग्रुप एक्टिविटी। अब इसमें बच्चा एक्टिव रहता है, ये एक्टिविटी मेंटली भी हो सकती है और फिज़िकली भी हो सकती है, ठीक है। सिर्फ डिस्कशन करा रहे हैं, डिबेट्स करा रहे हैं तो इसमें बच्चा मेंटली एक्टिव है। अब फील्ड में कोई काम करा रहे हैं तो उसमें बच्चा फिज़िकली भी एक्टिव है, तो इसी को हम कहेंगे क्या, आपका एक्टिविटी हेल्पिंग मटेरियल्स, ठीक है, क्रिया सहायक सामग्री। ये एक अच्छा TLM के रूप में वर्क करता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण की। मूल्यांकन हमें कैसे करना है, तो मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन होगा वो आप CCE के थ्रू करेंगे। CCE अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम जो है क्लास लेंगे, बट यहाँ पे आप समझिए CCE कैसे होता है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब इसमें जो कॉन्टिन्यूअस है उसका मतलब क्या है कि आपको मूल्यांकन छोड़ना नहीं, ये नहीं कि साल भर में एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, आपको एक टाइम पीरियड जैसे 2-2 महीने या हर जो है महीने में आपने ले लिया 2 बार, इस प्रकार से मतलब उसको कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखनी और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको उसको करना है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पेन पेपर ही कराना है, उसके अलावा को स्कॉलिस्टिक आउटर एक्टिविटीज़ से भी बच्चे का ध्यान देना है, तभी उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरा हो पाएगा। आकलन में हमें भाषा प्रयोग पर ध्यान देना है, इसको टर्म को याद रखिएगा। हिंदी में ये क्वेश्चन देता है कि आकलन किस चीज़ का करना है भाषा में, तो भाषा प्रयोग का, कि बच्चा उसको प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं। तो भाषा प्रयोग का आकलन, मापन कितना प्रतिशत सीख लिया है इसका मापन करेंगे, और मूल्यांकन में ओवरऑल जजमेंट आएगा। इसके साथ फीडबैक और इम्प्रूवमेंट के लिए भी आगे बात करेंगे। अब देखिए, ऊपर हमने एक शिक्षण देखा था, उपचारात्मक शिक्षण, जिसको इंग्लिश में हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। यहाँ पे 2 टर्म होता है, एक रेमेडियल टीचिंग और एक आपका होता है निदानात्मक शिक्षण, ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में आपका क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम निदानात्मक और इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टीचिंग करते हैं। देखिए, दोनों में अगर कन्फ्यूजन होता है बहुत बार लर्नर्स को, और इसको कन्फ्यूजन को दूर करिएगा। जब हम डायग्नोस्टिक की बात करते हैं, सबसे पहले इसका ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि हम जाते मतलब पहले हम निदान करते हैं, पहले उपचार करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको डॉक्टर को याद रखना है,
किसको याद रखना है? डॉक्टर को। अब ये डॉक्टर क्या है? पहले हम डायग्नोस करते हैं, उसके बाद रेमेडी देते हैं। जैसे पहले आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक्सरे टाइप से लिख देगा कि जाइए पहले चेकअप करा के आइए क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो आपको दवा देता है। बिल्कुल यही चीज़ टीचिंग में होती है। पहले हम गैपिंग को पता करते हैं। डायग्नोस्टिक टीचिंग में हम क्या करते हैं? गैपिंग को पता करते हैं कि बच्चे को परेशानी हो कहाँ रही है, कहाँ वो चीज़ों को सही से नहीं सीख पा रहा है, और उसके बाद हम उसको रेमेडियल टीचिंग देते हैं। उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स को ले आएंगे, उसके अकॉर्डिंग TLM को लेकर के आएंगे, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? और इसको किस तरीके से चलेगा, इसका सूत्र क्या है? तो डॉक्टर इसका सूत्र है DR, डायग्नोस्टिक टू रेमेडियल जाएंगे, कभी भी R से D की तरफ नहीं जाएंगे। हमेशा पहले आपका निदानात्मक होगा, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक, इसके साथ ही उपलब्धि परीक्षण देखिए क्या है। उपलब्धि परीक्षण का सबसे जो मेन काम होता है वो ये होता है कि शिक्षार्थी ने क्या सीखा। उपलब्धि का मतलब ही होता है अचीवमेंट, कि मतलब कि किसी चीज़ पे आपने कितने अच्छे तरीके से आपने उस पर कमांड करी है। अब जो भाषा कौशल आपने पढ़े कौन कौन से, सु बो पली, वो जो चारों हैं, उसके आधार पे आप भाषा को किस लेवल तक जो है उसका यूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ अचीवमेंट। वही हम जानेंगे अचीवमेंट टेस्ट में। ठीक है, तो उपलब्धि किसी भी चीज़ का होगा तो वो क्या बताएगा कि आपने क्या सीखा। और एक है आपका दक्षता परीक्षण, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दक्षता परीक्षण में हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ मास्टरी की बात की जाती है। मास्टरी का मतलब कि उस स्पेसिफिक फील्ड में आप कितने बेस्ट हैं। ठीक है, वहाँ आपकी प्रवीणता और दक्षता को देखी जाएगी, रदर देन कि आप किसी चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, कि आप उस पूरे फील्ड में कितने बेस्ट तरीके से स्टैंड आउट हो रहे हैं। ये दक्षता परीक्षण हमें बताएगा। अभिरुचि परीक्षण, जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या है कि ये वो पोटेंशियल है जो इन्नेट होता है, क्योंकि हम सबके अंदर है, बस हम उन चीज़ों को बाहर निकालने की देरी होती है। ठीक, तो इसमें देखा जाता है कि जो भाषा कौशल है उसको सीखने के लिए बच्चे के अंदर प्रॉपर मात्रा में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, यही चीज़ों को इसमें बताया जाता है। ठीक, और अनुमान भी लगाया जाता है कि जो शिक्षार्थी है वो अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा, यानी पहले से प्रेडिक्ट किया जाता है और फिर एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के बाद दोनों को मैच करके देखा जाता है। क्लियर? स्किल्स प्राथमिक जो हैं आपके वो पहले और दूसरे होते हैं। ठीक है, सु और बो जो ये है प्राथमिक कौशल, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्राम्यात्मक आपके सु और प थे, पहला और तीसरा, लेकिन अगर प्राथमिक कह दे तो पहला दूसरा, और पुनर्बलन या द्वितीय कह दे तो तीसरा और चौथा रेनफोर्समेंटल स्किल होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हिंदी शिक्षण शास्त्र है इसका जो ये टॉपिक है या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो राजर्षि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आप किसी भी सीटेट के जो है आपका पेपर 1 है और पेपर 2 में भी CDP और आपका जो मैथ ये वाला सेक्शन है वो आपको एज इट इज़ काम करने वाला है पेपर 1 की तरह ही। और पेपर 1 में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। एक बार ज़रूर जाकर के देखिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।